हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं डिब्रोय कंसेप्ट को या फिर डिब्रोय हाइपोथेसिस को। तो सबसे पहली बात कि डिब्रोय हाइपोथेसिस था क्या। तो डिब्रोय ने यह बोला था कि जो भी मैटर होता है, कोई भी मूविंग मैटर है, तो मूविंग मैटर के पास दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। या तो वो पार्टिकल की जैसे बिहेव कर सकता है या फिर वो वेव की जैसे बिहेव कर सकता है। क्या बोला था उसने? कोई भी मैटर, जैसे आज मैं हूं, मैं भी क्या हूं, मूविंग मैटर हूं, मैं मूव कर सकता हूं। तो उसने बोला कि अगर मैं भी मूव कर रहा हूं या फिर ये क्या है, मार्कर, ये मार्कर मूव कर रहा है, तो उस मार्कर को आप मान लो मैटर। ये मैटर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है तो ये दो तरह से बिहेव करेगा। एक तो ये पार्टिकल की जैसे बिहेव करेगा और एक इसके साथ क्या होगी, वेव भी एसोसिएटेड होगी। क्या आपको वेव दिख रही है कहीं पे? नहीं। क्या हम मूव करते हैं तो हमें वेव दिखती है क्या? नहीं। क्या कभी कोई टेनिस बॉल, मान लो कि आपके पास क्या है, टेनिस बॉल है, आपने टेनिस बॉल को फेंका, ठीक है, अपने टेनिस बॉल को फेंका, तो आप टेनिस बॉल को देखो, ये पार्टिकल जैसे बिहेव तो कर सकती है, क्योंकि क्या है, मैसिव पार्ट है ना, ये मैसिव है, इसके पास क्या है, मास है, तो ये पार्टिकल की जैसे बिहेव तो कर सकती है। लेकिन क्या कभी इसके साथ आपने कोई वेव को भी साथ में चलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो ये चीज कैसे क्रिएट हुई? पहली बात तो ये कि उसके माइंड में ये सजेशन ही कैसे आया, डिब्रोय के माइंड में, कि जो मूविंग मैटर होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों की जैसे बिहेव कर सकता है। तो सजेशन कैसा आया, पहले वो समझते हैं। देखो, आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था तब आपने पढ़ा था एक तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक ने क्या बोला था, उसने लाइट के, देखो, लाइट के ड्यूअल नेचर की बात करी थी स्टार्टिंग में हमने, कि लाइट का क्या होता है, एक तो वेव नेचर भी होता है और एक क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ये सीखा था। लाइट के वेव नेचर को किसने बोला था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि लाइट का तो क्या होता है, वेव नेचर होता है, या फिजिक्स में पढ़ते हो। और पार्टिकल नेचर के लिए किसने सपोर्ट किया था? प्लांक ने सपोर्ट किया था। प्लांक ने क्या बोला था कि नहीं, लाइट का तो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। समझिए मेरी बात। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि जो भी लाइट एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, जो भी लाइट अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है, वो किसकी फॉर्म में कर रहा है, वो उसने बोला था कि वो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन प्लांक ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइट अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट तो करती है, लेकिन वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। और उन छोटे छोटे पैकेट्स को आप क्या बोलते हो? या तो आप बोलते हो उन्हें फोटोन, या फिर क्या बोलते हो उन्हें, क्वांटा बोलते हो। पढ़ा था नहीं ये सब कुछ? तो यहां से लाइट का ड्यूअल नेचर कंसेप्ट क्रिएट होता है। एक ने बोला था लाइट का वेव नेचर होता है, दूसरे ने बोला था लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे। इट मींस प्रूव हो गया था वहां पर कि लाइट का वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है। लाइट जब ट्रैवल करती है तब तो वो वेव की जैसे बिहेव करती है, लेकिन लाइट ट्रैवल करते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जाके अगर स्ट्राइक करती है तो वो पार्टिकल की जैसे बिहेव करती है और अपनी एनर्जी क्या करती है, वो ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, तो ये चीज यहां से क्लियर होती है कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। तब डिब्रोय ने ये सोचा कि सर, उस टाइम में, मैं बात कर रहा हूं 19th सेंचुरी के टाइम, ठीक है, 19वीं शताब्दी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। 19वीं शताब्दी में क्या था बेटा, कि तब तो सब यही सोचते थे कि हाँ, लाइट का तो वेव नेचर होता है, लेकिन प्लांक ने बोला लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो डिब्रोय ने बोला इसे, जिसे हम डिब्रोगली भी कहते हैं, ठीक है ना। डिब्रोय ने क्या बोला कि सर, हमारे टाइम में तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है? पार्टिकल माना जाता है। और आप कह रहे हो कि लाइट को पार्टिकल मानो। अगर लाइट की एनर्जी की बात करूं, लाइट की स्पीड कितनी होती है बताओ? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड की बात करो तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? ये होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मास कितना होता है? तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो फोटोन का मास होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा लेसर होता है। तो इस तरह से डिब्रोय ने बोला कि सर, इलेक्ट्रॉन को तो हम पार्टिकल मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट अगर इक्वल है, तो क्या मेरा इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर सकता है? क्या बोला उसने? क्या मेरा इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर सकता है क्या? तो यहां से एक नया कंसेप्ट जनरेट हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्यूअल नेचर होता है। एक तो क्या होता है, पार्टिकल नेचर, और एक क्या होता है, वेव नेचर। समझ में आ रही बात कि कंसेप्ट कैसे क्रिएट हो उसके माइंड में? कि उसने देखा कि प्लांक कह रहा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, लेकिन पार्टिकल मानते, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते थे उस टाइम में। तो उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल मान रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन की स्पीड और लाइट की स्पीड अगर ऑलमोस्ट अगर सेम है, तो क्या मेरा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल की जैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो वेव की जैसे बिहेव कर सकता है क्या? तो यहां से उसके माइंड में ये कंसेप्ट क्रिएट हुआ, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसने क्या किया, सजेशन को पुट फॉरवर्ड किया। कैसे? उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर हो सकता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। प्रूव नहीं किया था, इसने बोला था कि ऐसा हो सकता है। इसको प्रूव किसने किया था? डिब्रोई के ही स्टूडेंट थे डेविसन जर्मर, ठीक है, इसके ही स्टूडेंट थे डेविसन जर्मर, और इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव हो गया था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो मैटर है, एक मैटर कैसा, इसका बस मास है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव और पार्टिकल दोनों की जैसे बिहेव करता है। ये किसने प्रूव किया? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया। अब देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में तो नहीं है 11th क्लास में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं इसके ऊपर कि आखिर एक्सपेरिमेंट था क्या। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन लिया। क्या लिया इन्होंने? एक इलेक्ट्रॉन गन ली। इलेक्ट्रॉन गन से क्या क्रिएट होंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन को ये क्रिएट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को क्या किया इन्होंने छोटे से पोर में से इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ट्रांसमिट किया, और सामने रख दी एक स्क्रीन। क्या रख दी इन्होंने? एक स्क्रीन रख दी। फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, अब आप ध्यान से समझो, आपने कभी देखा होगा, आप जब लाइट को किसी होल के थ्रू पास करते हो, तो होल में क्या होगा, ये जो पोर्शन है लाइट को, यहां मान लो कि आपकी लाइट है, टॉर्च है, ओके, टॉर्च सही बना लेते हैं। यहां से आपकी लाइट निकल रही है, ठीक है, तो लाइट को जब किसी होल से पास करते हो, तो होल का ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन होता है, इसको ध्यान से देखो, कॉर्नर वाला पोर्शन क्या होती है, यहां से लाइट क्या होती है, यहां से लाइट क्या होती है, डेविएट होती है, और इस तरह से ये स्प्लिट होती है यहां पर। सही, लाइट में ऐसे होता है। तो वही चीज कहां हुई? इस इलेक्ट्रॉन के टाइम में यही हुआ कि ये जो कॉर्नर पोर्शन है, यह अगर आपको दिख रहा है, ये दोनों कॉर्नर पोर्शन, यहां से जब इलेक्ट्रॉन के होल में से पास किया गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से इन कॉर्नर के थ्रू क्या हुए, यहां से डेविएट हुए, और डेविएट होकर क्या हुआ, यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ इमेजेस बनती है, कुछ वेव नेचर बनता है, जो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहां पर क्या देखो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन को जब इस होल में से पास किया गया, तो होल के जो कॉर्नर पोर्शन है वहां से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेविएट हुए, और स्क्रीन पे जाके इस तरह से ये बनाते हैं, ठीक है, कुछ फिल्म बनाते हैं। तो इससे हुआ क्या, यहां से ये क्रिएट हुआ कि देखो, यही चीज लाइट में भी शो हो रही है, जिसके पास क्या है, वेव नेचर है। लाइट में अगर यही चीज, यही इसी तरह की अगर फिल्म बन रही है, और इलेक्ट्रॉन में भी इसी तरह की अगर फिल्म बन रही है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है, जिसे हम पार्टिकल मानते हैं, उसके पास क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, डेविसन जर्मर थ्योरी के अकॉर्डिंग, सॉरी, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास भी एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से डिब्रोई कंसेप्ट क्या हुआ, प्रूव हुआ। चलिए, क्लियर हुआ डिब्रोई कंसेप्ट क्या होता है। उसने सिंपल सा ही बोला कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है या कोई भी मूविंग मैटर है, उस मूविंग मैटर के पास दो तरह की प्रॉपर्टी होगी, एक तो उसके पास पार्टिकल नेचर होगा, और एक उसके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी। सेकंड बात, सर मैं भी तो मूविंग हूं, आप कहोगे सर हम भी तो मूविंग है, हमारे साथ क्यों वेव नहीं दिखाई दे रही है? तो समझो, अब इसके लिए थोड़ा सा इसे मैं रफ करता हूं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। चलिए अब समझिए, लिखते हैं हम पहले थोड़ा डिब्रोई या फिर डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ओके, अब समझो, पहली बात तो कुछ थ्योरी लिख लेता हूं मैं। डिब्रोई का क्या था, इट एक्सप्लेन, फर्स्ट इसका हाइपोथेसिस था, फर्स्ट इसका पॉइंट है, इट एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। पहली बात इसने क्या बोला कि ये मैटर के ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू डिब्रोई कंसेप्ट, मैटर can also behave like a वेव। इसका मतलब, इसका कंसेप्ट था कि मैटर भी कैसे
वेव की जैसे बिहेव कर सकता है, जो एक पार्टिकल होता है लेकिन वो साथ साथ में वेव की जैसे बिहेव कर सकता है। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ मैटर was proven by Davison Germer experiment। ये किसके थ्रू प्रूव हुआ? डेविसन जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि हाँ, मैटर के पास ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है, एक वो पार्टिकल की जैसे बिहेव कर सकता है और एक वेव की जैसे भी बिहेव कर सकता है। नाउ अब एक नोट लिखिए। नोट क्या है? De Broglie concept is only applicable for microscopic particle। डिब्रोई कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो उन पार्टिकल के लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ही ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। इन्हें आप मैसिव पार्टिकल जैसे हम है, हमारे लिए या फिर एक बॉल है, उसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो उसको भी समझते हैं। पहली बात ये कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब देखो आगे थोड़ा सा मैं रफ करता हूं इसे। देखो डी ब्रोई ने क्या बोला? डी ब्रोगली associated momentum of moving particle with wavelength of associated wave। इसने क्या बोला कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मास होगा, और क्या होगी उसकी? वेलोसिटी होगी। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलते हो? उसका मोमेंटम बोलते हो। तो उसने किसी भी मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम पी को इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसके साथ क्या किया? इसने कोरिलेट किया। ठीक है, यहां पर क्या है? एक वेव एसोसिएटेड, देखिए लैम्बडा, ये एक वेव होगी, इसकी क्या होगी? वेवलेंथ लैम्बडा होगी। तो उसने बोला कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी, और इन दोनों के बीच में वेव, इस वेव की वेवलेंथ और इसका मोमेंटम के बीच में उसने एक रिलेशन बताया। और क्या था वो रिलेशन? लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। यहां पर जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन पी, ये फॉर्मूला उसने दिया। फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इवन वन मोर थिंग, यहां पर आप इसे और भी थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो कि लैम्बडा क्या लिख सकते हो? एच अपॉन एम वी भी आप लिख सकते हो। तो यहां से क्रिएट हुआ डी ब्रोई का फॉर्मूला। उसने क्या बोला कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम के साथ, उसके साथ क्या होगी? एक वेव एसोसिएट होगी, और मोमेंटम और वेव के बीच में उसने एक रिलेशन बताया, और उसी को क्या कहते हो? डी ब्रोई फॉर्मूला। यह क्या आता है? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि हाँ, ये माइक्रोस्कोपिक के लिए ही एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपके पास क्या है? एक टेनिस की बॉल है, ओके, जिसका कुछ मास है 100 ग्राम और उसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड, मान लिया। और आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन, ये भी मूविंग है, ये भी मूविंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और इसकी वेलोसिटी कुछ होगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दोनों के लिए क्या करते हैं? हम डी ब्रोई वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हाँ, ये जो लैम्बडा होता है, इस लैम्बडा को कहते हैं आप
डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या कहते हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हो आप। एच क्या होता है आपका, प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ठीक है, एम जो भी मूविंग पार्टिकल है उसका मास, और वी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा, यहां पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर अगर वेवलेंथ ऑफ हम टेनिस बॉल की निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट तो वो का वही है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, क्या आ जाएगा इसका मोमेंटम हो जाएगा। तो मास कितना है 100 इंटू वेलोसिटी कितनी है 200। क्लियर, चलिए इसके लिए देखते हैं वेवलेंथ कितना हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन मास कितना हो जाएगा इसका 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 इंटू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6। सही है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, डबल जीरो से यहां पर 2 जीरो, यहां पर 2 जीरो, कितना हो गया 4, 10 टू दी पावर 4 ऊपर भेजोगे तो 10 टू दी पावर माइनस 30 हो जाएगा, इंटू 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3.31 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस में, ये आगे इसकी वेवलेंथ। अब इसकी वेवलेंथ देखो, इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत 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 ज्यादा स्मॉल है, दिख रहा है 0.00, ये मीटर में आएगी। सही है, वेवलेंथ किसमें आएगी, मीटर में आएगी। अच्छा, इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, एंगस्ट्रॉम में। तो आपको पता है कि 1 मीटर कितना होता है बेटा 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा 3.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब ध्यान से आप इसको देखो, ये वैल्यू कितनी आ रही है, बहुत बहुत वेवलेंथ क्या आ रही है इसकी, छोटी आ रही है। तो एक मैसिव पार्टिकल की जिसका मास बहुत हाई है उसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत 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 छोटी आई, तो इसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की यहां पर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी वो भी, लेकिन वो वेवलेंथ क्या होगा, इजिली उसे आप मेजर कर सकते हो। तो यही से ये चीज प्रूव होती है कि एक मैसिव पार्टिकल की जिसका मास बहुत ज्यादा हाई होता है, दिख रहा है आपको ध्यान से देखो, रिलेशन देखो, अगर मास हाई है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी तो उसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए डी ब्रोई वेवलेंथ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, उसे मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जिसका मास बहुत ज्यादा स्मॉल है उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी, और उससे आप मेजर करना आपके लिए क्या होगा, पॉसिबल होगा। इसलिए कहते हैं कि जो डी ब्रोई का कंसेप्ट है वो ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल है फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर है, चलिए आई होप ये चीज अब आपको क्लियर होगी कि क्यों हमने ऐसा बोला कि डी ब्रोई कंसेप्ट माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल है और मैक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड चीज, डी ब्रोई कंसेप्ट है क्या, तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि किसी भी मूविंग मैटर के पास दो तरह की नेचर होता है उसका, एक तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और दूसरा उसके पास वेव नेचर भी हो सकता है। सही है, चलिए, और वेव नेचर को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कि वेव को कैलकुलेट करने के लिए डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। याद रखना डी ब्रोई वेवलेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर है, चलिए इसको मैं थोड़ा और हायर लेवल लेके चलो। चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था कि डी ब्रोई फॉर्मूला क्या था, डी ब्रोई वेवलेंथ का लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी फॉर्मूला था। ओके, और इससे फर्दर आप क्या लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी भी आप लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैं आपको कुछ और चीजें पढ़ाता हूं। मुझे बताओ कि देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एमवी स्क्वायर होता है, पढ़ा आपने। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होता है, मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर मैं मास से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और मास से डिवाइड भी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, मास से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और मास से डिवाइड भी कर रहा हूं। अगर मास से मल्टीप्लाई करते हो तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी का होल स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये देखो एम इंटू वी क्या है, एम इंटू वी तो मोमेंटम होता है, क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है। मतलब ये तो क्या हो गया, मोमेंटम का स्क्वायर, मतलब कि पी का स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम के इक्वल हो जाएगी। यहां से इसे थोड़ा रीअरेंज करते हो
तो बताओ मुझे पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। स्क्वायर को इस साइड भेज दो तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। सही है। अच्छा, क्या मैं इसे यहां पर लिख सकता हूं, वैल्यू पुट कर सकता हूं इसके P के उठा के? तो यहां से मेरा एक नया फॉर्मूला क्रिएट होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 और डी ब्रोई वेवलेंथ कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अच्छा, अब आप कहोगे सर इतने सारे फॉर्मूले पढ़ा रहे हो, याद कैसे रखेंगे? याद नहीं रखना है और ना ही रटना है, हमें आता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई करो, मास से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर। एम वी क्या होगा, मोमेंटम, पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू निकालो, उसे यहां पर पुट कर दो, आ गया। सही है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक और फॉर्मूला सिखाता हूं, देखो मुझे बताओ कि मान लो कि मेरे पास क्या है, इफ मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसके पास क्या है, क्यू चार्ज है, ये भी कहां पर है, रेस्ट कंडीशन में। अगर ये क्यू चार्ज वाला कोई पार्टिकल है, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये रेस्ट पे है, तो बताओ रेस्ट कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बताओ? 0 के इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी? सही है। मैंने क्या किया, मैंने इस क्यू चार्ज वाले पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया बाय अप्लाइंग वोल्टेज। मैंने क्या किया, इफ charge particle is accelerated from rest by applying voltage V। मैंने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर V वोल्टेज अप्लाई किया और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी अब तो 0 नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि अब मूव कर रहा है। ठीक है, मेरा मान लो चार्ज पार्टिकल क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या किया हमने, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल था Q, ठीक है, वो रेस्ट पे था, तो रेस्ट कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जब मैंने इसके ऊपर V वोल्टेज अप्लाई किया, तो V वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से मेरे चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझिए, वोल्टेज अप्लाई किया तभी पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ कि जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, पहली बात तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बताओ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, काइनेटिक एनर्जी मूविंग, माइनस इनिशियल कितनी है, 0 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, मूविंग काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी? तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है आपकी, इसमें डायरेक्ट क्या ले लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूं, कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से आया। पहली बात तो ये है, पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी चेंज आया जो कितना है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, लेकिन वो किसकी वजह से आया, वो इस वोल्टेज को अप्लाई करने की वजह से आया। तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होती है, चार्ज इंटू वोल्टेज के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, चार्ज इंटू वोल्टेज के इक्वल होती है। और यही हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ सकते हैं कि जो भी चेंज इन हमारी काइनेटिक एनर्जी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वोल्टेज अप्लाइंग या फिर वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या लिख सकते हैं उसे, हमने क्या किया, हमने वर्क डन किया ऑन पार्टिकल। और वर्क डन हमने किसकी वजह से किया, वर्क डन हमने V वोल्टेज अप्लाई करके किया, और किसके ऊपर किया, Q चार्ज के ऊपर। तो Q चार्ज के ऊपर जब आपने V वोल्टेज अप्लाई किया तो ये वर्क डन किसके इक्वल आया, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया। सही है। तो यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी का नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया, Q इंटू V। चलो इसे पुट करूं मैं यहां पर। अब देखो तो बताओ लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। जहां पर, अब यहां पर समझना, जहां पर आपका लैम्बडा तो क्या है, डी ब्रोई वेवलेंथ, एच क्या आपका प्लांक कांस्टेंट, एम क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्यू क्या होगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वेलोसिटी होगी जो आपको वहां पर गिवन होगी। तो ध्यान से समझिए, फॉर इलेक्ट्रॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19
कूलम। और एक और बात कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो अगर इन तीनों वैल्यू को जब आप यहां पर पुट करते हो तो यहां पर आपकी लैम्बडा की वैल्यू आती है 150 डिवाइडेड बाय वी वोल्टेज, और ये किसमें आएगी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी। किसमें आएगी एंगस्ट्रॉम में आएगी। ध्यान से बनना कितना होगा लैम्बडा इज इक्वल टू होल अंडर रूट आएगा, होल अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाय वी इंटू एंगस्ट्रॉम। अगर इस 150 का आप अंडर रूट भी ले लेते हो तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए एप्लीकेबल है ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हो ना क्यों इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि मास और चार्ज भी किसका लिखा हमने इलेक्ट्रॉन का लिखा है। ध्यान रखना दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्लियर रहेगा याद रहेगा। अब तो ये था डिब्रोई कंसेप्ट। आई होप डिब्रोई कंसेप्ट और डिब्रोई के जो 4 फॉर्मूला है देखो 1 2 3 एंड 4 या फिर इसे 5th मान लो, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होंगे। कैसे बनाया हमने इन फॉर्मूले को वह भी आपने सीख लिया, रटना बिल्कुल नहीं है, इजी वे में आप खुद इन सबको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है तो चलिए ये था डिब्रोई कंसेप्ट। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।